सादत हसन मंटो 11 मई 1912 को मशरकी पंजाब के शहर लुधियाना में पैदा हुए। वालिद की दूसरी शादी के बायस मंटो की इब्तदाई ज़िंदगी तलखियों से भरपूर थी। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल होने वाले लाफानी अफसाना नगार ने जब 1931 में मैट्रिक पास किया तो उर्दू में फिर फेल थे और 1934 में मंटो का पहला अफसानवी मजमुआ आतिशपारे के नाम से शाया हुआ। उसके बाद मंटो मरहूम की ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ और वो मुंबई आ गए। कई रसालों की इदारत शुरू की और फिल्मी कहानियाँ लिखनी शुरू की। जनवरी 1948 में वो लाहौर आ गए और लक्ष्मी मेंशन में रहाइश पजीर हुए, जिस कमरे में मंटो मरहूम ने खोल दो, बाबू गोपीनाथ और मोज़ेल जैसे शाहकार लिखे। वो कमरा आज भी अपने मकीन को याद करके अफसुर्दा है। मंटो ने पिस्मानदगान में 3 बेटियां छोड़ी। लक्ष्मी मेंशन में मंटो की बड़ी बेटी मरिकत मंटो से जब उनके अब्बा के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि उनके ख्वाबों और ख्यालों में आज भी जिंदा हैं। मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं ख्वाब में, मगर एज सच बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं। मगर ये है कि मुझे ये याद है कोई एक आध दफ़ा जो आए हैं उसमें यही है कि भी जैसे लगता है जैसे गए नहीं हुए, फौत नहीं हुए वे। अपनी वफात से एक दिन कबल मंटो गवर्नमेंट कॉलेज में अपने करीबी दोस्त जी.एम. असर से मिलने आए। इस मुलाकात के वक्त हयात गवाह और मारूफ नकाद डॉक्टर अनीस नागी बताते हैं कि वो लम्हा आज भी उनकी आंखों के सामने ताज़ा है कि मंटो मरहूम जी.एम. असर से मिले और बहस के बाद डॉक्टर नागी की मैयत में वो करामत जाफरी के पास गए। तो करामत हसन जाफरी एम.ए. की क्लास पढ़ा रहे थे। मंटो साहब क्लासरूम के दरवाजे में खड़े हो गए और ज़ोर से आवाज़ दी करामत। तो करामत साहब एकदम चौंके और जल्दी से बाहर आ गए। उसके बाद करामत साहब और मंटो साहब बरामदे के गोशे में चले गए। करामत साहब ने 20 रुपये उन्हें दिए और क्लास में चले गए। मंटो साहब मुझे कहने लगे चलो मेरे साथ, मेरा काम हो गया। 43 साल से भी कम उम्र में मंटो ने अफसाना नगारी के मैदान में अनमिट नकूश छोड़े कि उनकी वफात के 54 बरस बाद भी कोई अफसाना नगार उनकी गर्द ना पा सका। खोल दो, बाबू गोपीनाथ, मोज़ेल, नया कानून, काली शलवार और इन जैसे बेशुमार शाहकार अफसानों के खालिक ने जब दुनिया फ़ानी से कूच किया तो फ़न अफसाना नगारी में उसका नाम और काम गैर फ़ानी बन चुका था। मुनफरद क्राफ्ट की वजह से उनके 5 अफसानों पर मुकदमे चले। उनका कहना था कि सादत हसन फ़ानी है लेकिन मंटो गैर फ़ानी है। मंटो ज़िंदगी भर कदामत परस्त माशरे की बेकदरी का शिकार रहा, लेकिन मरने के बाद भी पब्लिशरों ने उसके ख़ानदान के साथ इंसाफ नहीं किया। जिसका जी करता है वो छाप देता है। मगर ये है कि हमारा एक तो मेरे ख्याल में मुआशरा भी कुछ अफसोस के से कहना पड़ता है, कुछ गैर महज़ब सा है। हिंदुस्तान में अभी भी किसी ने अगर कुछ छापना हो या उस पर फ़िल्म बनानी हो अब्बा जान की किसी कहानी पे तो वो इजाज़त ज़रूर लेते हैं। मुंबई की खुशहाल ज़िंदगी के बाद जब वो पाकिस्तान आए तो माशी बदहाली और मफाद परस्त पब्लिशरों ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो रोज़ाना एक अफसाना लिखें। मंटो मरहूम आदि बिला नोश तो थे ही, ऐसे में घर का चूल्हा जलाने के लिए रोज़ाना एक अफसाना और ऊपर से मुकदमात की भरमार ने मंटो की ज़िंदगी को खुद अलमी अफसाना बना दिया। और 18 जनवरी 1955 को सुबह 7:30 बजे मंटो का गोश्त हमेशा के लिए ठंडा हो गया। जो लिखने वाले हैं वो ये जानते हैं कि लिखते हुए जिगर का खून लगता है और जब शराब नोशी की कैफियत भी साथ हो और खून जिगर भी जल रहा हो फिर इंसान ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकता, और यही मंटो के साथ हुआ। मंटो के कई अफसानों का तर्जमा गैर मुल्की ज़बानों में हुआ। जब भी दुनिया के चंद बेहतरीन अफसाना नगारों का जिक्र होता है तो मंटो मरहूम सरे फहरिस्त होते हैं। मंटो के सच लिखने के जुर्म को मुआशरे ने मरने के बाद भी माफ़ नहीं किया और उनकी कब्र की बेहाली नोहा का ना है। मंटो ने अपनी कब्र का कतबा कुछ यूँ तहरीर किया था। ये सादत हसन मंटो की कब्र है जिसके सीने में फ़न अफसाना नगारी के सारे असरार और रमूज़ दफन हैं, जो आज भी मनो मट्टी तले लेटा सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना नगार है या खुदा। कैमरामैन आतिफ यासिन के साथ साकिब अली, सिटी 42, मियानी साहब।